खुशामदीद। आज 16 अप्रैल है और सुबह के 8:36 हुआ। चाहते हैं हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं और कोशिश रहती है कि इस मॉर्निंग शो के ज़रिए से आपको जब सुबह सब आपके सामने आए तो आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से रूबरू करवाएं बल्कि आपके सामने मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल के हवाले से भी आगाही दिलाए और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इस वक्त 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिनमें जिस तरीके से हर साल हम देखते हैं कि रमज़ान के महीने में मस्जिद अक़सा का मामला सामने होता है और इन दिनों पाकिस्तान का मामला बिल्कुल ज़ेर बहस है, तो उस पर भी जनाब हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ के इस मॉर्निंग शो में जिसका नाम सलाम जेके है। सुबह 10 बजे तक यानी अभी से लेकर 10 बजे तक आपके सामने हम रहेंगे और 3 मरहलों में इस प्रोग्राम को आप तक लाने की कोशिश करेंगे। जब तीसरे पड़ाव पर आएंगे 9:35 के बाद तो हमारी फ़ोन लाइन्स भी खुलेंगी। आप और हम आखिरी 15 मिनट में गुफ्तगू करेंगे, आपके मसाइल को हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आज जब हम आपके सामने आए हैं तो इस उम्मीद के साथ कि टीवी पर आप हमें देख रहे हैं लगातार और मुसलसल मोहब्बत भी आपकी जो हमें मिल रही है, लेकिन उसके लिए अब आप हमारे ज़राए ब्लॉग जो दूसरे हैं अवामी राब्ता साइटें यानी फेसबुक पर लाइव नशरियात भी इस वक्त चल रही है, वहाँ पर भी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ यूट्यूब पर लाइव नशरियात है, वहाँ पर ज़रूर आइएगा। इंस्टाग्राम और क्यू पर भी हम तमाम नशरियात को वक्फे वक्फे से ले आ रहे हैं। आप इन सभी ज़राइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर ज़रूर लॉग इन शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया तक आप भी अपना हिस्सा पहुंचा सकें, यानी आप खबर को यानी जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को दुनिया तक पहुंचा सकते हो। इस उम्मीद के साथ ये सारी चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी, पूरे दिन आप हमारे साथ ज्वाइन करते रहेंगे, वक्फे वक्फे से आप हमारे साथ बात भी करेंगे, यानी सोशल मीडिया पर जब आप रहेंगे तो मैसेंजर पर आएंगे या इनबॉक्स में आकर आप अपनी बात हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं और मैं ये उम्मीद करूंगा कि तनकीद बराए तामीर हो। तो फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, आज की शुरुआत करते हैं क्योंकि 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल में माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है, हिस्ट्री ऑफ द डे क्या कुछ कह रही है, एक लंबी फहरिस्त को कम कलील अल्फाज में बयान करेंगे आपके सामने आसिफ रशीद दिल्ली स्टेडियम में इस वक्त मेरे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुश आमदीद, सुबह खैर। प्रोग्राम आप सलाम जेके देख रहे हैं। 10 बजे तक आज भी हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आगाज़ आज भी करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। ख़ास क्या है वो ज़रा आपको बताते हैं। अप्रैल की 16 तारीख आज है और आज का दिन क्या बताता है, माजी में कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो अहम हैं और आज के दिन उन पर नज़र दौड़ाना, उन्हें याद करना ज़रूरी है, ये हमें बताता है। 1919 में आज ही के दिन जलियांवाला बाग के एहतजाज में जहाँ पर कत्लेआम किया गया था, 13 अप्रैल को आपने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ द डे में, और उसी के एहतजाज में पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल आज के दिन शुरू हुई थी और तमाम लीडरान एक पेज पर आकर इस हड़ताल का हिस्सा बने थे 1919 में। 1853 में आज ही का दिन था, यानी 16 अप्रैल 1853 को मुल्क में पहली ट्रेन चली थी। 1919 में जलियांवाला बाग के कत्लेआम की जब बात हो रही है तो मरने वालों के लिए दुआया इज्तिमा और इसके अलावा रोज़े का ऐलान महात्मा गांधी की कॉल पर पूरे मुल्क के अंदर किया गया। 13 अप्रैल को कत्लेआम हुआ, 350 से ज़्यादा लोग मारे गए और 16 अप्रैल को 2 अनाउंसमेंट्स हुई। पूरे हिंदुस्तान में एक हड़ताल हुई और दूसरा आज ही के दिन महात्मा गांधी के कहने पर दुआया इज्तिमात हुए, आज के दिन हवन किए गए, आज के दिन रोज़ा रखा गया। 1889 में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दुनिया को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन की पैदाइश आज ही के दिन हुई, उनका भी आज बर्थडे है। 1889 में 16 अप्रैल को पैदा हुए थे। साल 2004 में भारत ने रावलपिंडी टेस्ट मैच जीतकर, यानी पाकिस्तान भारत की टीम गई थी और सीरीज अपने नाम की थी, पाकिस्तान को शिकस्त 2-1 से दी थी। ये पहली बड़ी कामयाबी साल 2004 में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की थी। सौरव गांगुली टीम इंडिया के कप्तान थे और इसी तरीके से बड़े नाम जो बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। साल 2002 में जनूबी कोरिया में तैयारा हादसे का शिकार हुआ, 120 अफराद हलाक हुए थे, लेकिन हादसे की वजह क्या थी आज तक 20 सालों बाद भी ये मालूम नहीं हो सका। 1988 में आज ही का दिन था जब इराक के शहर जल्जा में जहरीली गैस का हमला हुआ, हजारों अफराद हलाक हुए और एक बड़ी तादाद थी उन लोगों की जो बेघर हुए थे। आज तक उस इलाके के अंदर जहां पर यह हादसा पेश आया था वो लोग खून के आंसू रोते हैं इस दिन को याद करके। 1988 में आज से ठीक तकरीबन 34-35 वर्ष कबल यह हादसा पेश आया था और 1862 में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में गुलामी का खात्मा हुआ था 16 अप्रैल को। हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही। अब प्रोग्राम में बाकायदा आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद
तय फॉर्मेट के मुताबिक। और क्या खास आज के दिन में सरहद पार भी आपको लिए चलेंगे, मुल्की सतह पर कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं वो थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद जम्मू कश्मीर भी आपको लिए चलेंगे, सरकार के कुछ इकदामात, हुकूमत के खिलाफ अवाम का कुछ इलाकों में गुस्सा, तासुरात, ये सारी चीजें आपके सामने। लेकिन आगाज जरा बैनुल-अक़वामी खबर के साथ। चलिए जनाब, शुरुआत ज़रा पाकिस्तान से करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पर सबकी नज़रें मरकूज़ है। नई हुकूमत ने अपना कामकाज शुरू कर दिया और इस बीच इमरान खान वर्सेस नौ मुंतखबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी जारी है। और कल शहबाज शरीफ ने रात देर गए बड़ा इल्ज़ाम इमरान खान पर दोबारा लगा दिया है। शहबाज शरीफ का इमरान खान पर तोशखाने के तहफ़ को बेचने का लगाया इल्ज़ाम कि तोशखाना यानी जो नेशनल ट्रेजर वहाँ का है उसको बेच दिया गया जी। दुबई में 140 मिलियन के अंदर डील टाई की गई है। ये बड़ी बात आ रही है कि पाकिस्तान में पीटीआई हुकूमत यानी इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद वहाँ इल्ज़ाम और जवाबी इल्ज़ाम का सिलसिला लगातार जारी है। और इस बीच पाकिस्तान के नौ मुंतखबा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कंट्रोल रूम से जो एदाद शुमार मौसूल हुए हैं उसके मुताबिक तोशखाना के अंदर कई अहम चीज़ों को बेच दिया गया है दुबई के अंदर। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मैं तस्दीक करता हूँ कि इमरान खान तोशखाने से तहफ़ लेकर बैरून मुल्क में फ़रोख्त कर चुका है। इस बात का इंकशाफ शहबाज शरीफ ने कल पीएम हाउस में सीनियर सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात के दौरान की, यानी सिलेक्टेड लोगों को बुलाया गया था, वहाँ पर मीटिंग हुई और उस ब्रीफिंग के दौरान तोशखाने का मामला आया और ये कहा गया कि इमरान खान ने तोशखाने के कई अहम चीज़ों को दुबई के अंदर फ़रोख्त किया। अभी तक सिर्फ एक मामला सामने आ रहा था, घड़ी वाला मामला, लेकिन कल ये मामला और ज़्यादा उलझा जब इंतहाई संगीन इल्ज़ामात जो है लगे कि 140 मिलियन तक के तहफ़ जो है वो बेचे गए हैं जी दुबई के बाज़ारों के अंदर। और बाज़ाब्ता तौर पर एक डिटेल इंक्वायरी की तैयारी में शहबाज शरीफ की हुकूमत इसमें लग चुकी है। एक तरफ से ये शहबाज शरीफ की खबर हम आपको बता रहे हैं, दूसरी तरफ से आज पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब टेक ओवर करेंगे, कौन होंगे, उस हवाले से भी एक बड़ा मखमसा है। और तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:30 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक 12 बजे इलेक्ट किया जाएगा जी नए वज़ीर आला हमजा शहबाज को। परवेज़ इलाही वहाँ पर इस स्लॉट के अंदर मौजूद है, लेकिन कम ही इम्कान है कि हमजा शहबाज ही वहाँ पर वज़ीर आला बनेंगे। अब जब हमजा शहबाज बनेंगे तो याद रखिएगा ऊपर वज़ीर आला FIR की जद में, नीचे हमजा शरीफ FIR की जद में है। तो उसके साथ साथ जब पाकिस्तान की सियासत की हम बात करते हैं तो कुछ और अहम चीज़ें भी आज के दिन में होने जा रही है जो इंतहाई अहम मानी जा रही है। और इधर जरदारी वाले ग्रुप में के अंदर कि वज़रा काउंसिल में कौन कौन होंगे उस हवाले से भी रात देर गए मशवरे और मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। ताहम अभी तक भी कोई हतमी नाम किसी भी जमात की तरफ से सामने नहीं रखा गया है। ये एक पहलू है जी खबर का जो हमने आपके सामने रखा, लेकिन इमरान खान की पोजीशन कहां पर है। दूसरी बड़ी खबर की ओर आते हैं और ये अहम खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरी बड़ी खबर में जो सामने आ रही है वो यही है कि जो खत को लेकर मामला सामने आ रहा था उस पर DG PSI जो DG है वहाँ के जी ISPR के, उन्होंने कुछ बातें अगर जो तफसील में नहीं बताई हैं लेकिन ज़रूर ये बताया कि ख़त मिला है और ख़त के अंदर धमकी आमेज अल्फाज लिखे हैं। यानी जो इमरान खान पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि जनाब ख़त आया है और ख़त के अंदर हुकूमत गिराने की बात थी, और हुकूमत न सिर्फ गिराने की बात थी बल्कि आगे पीछे क्या करना है वो भी लिखा गया था, जिसको लेकर शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और मरियम ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए ये कहा था कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है जी और किसी सफ़ीर से ये लीड बनवाई गई ताकि ये सारा मामला यहाँ पर किया जाए। लेकिन जब DG ISPR की तस्दीक आई इसके बाद हंगामा पाकिस्तान के अंदर तय है। लेकिन क्या कुछ ज़रा कहा है, पहले इसको ज़रा सुन लीजिएगा। डिमार्श दिए जाते हैं, डिमार्श सिर्फ साजिश पे तो नहीं दिए जाते, डिमार्श के कई रीजंस होते हैं। आप मुल्क की जिस तरह उस सलामी में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज की गई है, वो सलामी में लिखा हुआ है कि जो बातचीत की गई है वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है, सो उसके ऊपर डिमार्श दिया जाता है। दैट इज अ डिप्लोमेटिक प्रोसीजर।
और उसी के ऊपर जैसे मैंने कहा कि जो यही वो अल्फाज हैं जिनके ऊपर अग्री किया गया और उनके मुताबिक डिमांड दिया गया। DGISPR का मानना है कि खत आया है, यानी खत को लेकर तस्दीक हुई है। और यह तस्दीक कब हुई है? जब इमरान खान पाकिस्तान के अंदर अब जलसे जुलूस की तैयारी में है। और लगातार खबर यह है कि एक और अहम बड़े जुलूस की तैयारी में इमरान खान जुट चुके हैं। और तहरीक इंसाफ ने कल DGISPR की इस पूरी ब्रीफिंग्स को, शहबाज, हमजा और मरियम के बयानों को भी अपने ट्विटर हैंडल पर डालते हुए ये साफ कर दिया कि अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत कहाँ जाएगी। क्योंकि लगातार इमरान खान पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक खत जो फर्जी खत है उसके ज़रिए से मुल्क को यरगमाल बनाने की बात की। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आर्मी ने इस खत की तस्दीक की है, यानी इंटरफेरेंस पाकिस्तान के अंदर है। और जब आज सोशल मीडिया की आप बात करते हैं तो सोशल मीडिया के अंदर भी कई अहम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है इमरान खान इंतहाई खतरनाक अंदाज में दुनिया के लिए खतरा बन रहा था, उसका हटना जमहूरियत के लिए अच्छा है। यानी जब मगरिब से इस तरीके की आवाज़ आ रही है तो एशिया के इस खिते पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ होगा आप समझ सकते हैं। चलिए, पाकिस्तान की बात हो रही है तो आज भी सबकी नज़रें रहेंगी कराची पर, जहां पर PTI का जलसा और अफ्तारी के बाद, हालांकि जलसा अगर यूँ तस्वीरें देखें जो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और PTI मुसलसल शेयर कर रहा है, वो ये बता रहा है कि रात से ही यानी एक दिन पहले जलसे का आगाज़ हो गया है। और आज वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का खिताब यानी PTI के चेयरपर्सन इमरान खान का अफ्तारी के बाद होगा, नमाज इशा के बाद होगा। और 10 लाख के आसपास दावा है कि लोग कराची के इस जलसे में पेशावर का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे, पाकिस्तान से एक और अहम खबर आपको बताते हैं और बात जरा ईदी फाउंडेशन के हवाले से, क्योंकि इस फाउंडेशन को ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अंदर उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा धचका है जो बिल्किस ईदी को बहुत करीब से और ईदी फाउंडेशन को जानते थे। चूँकि पाकिस्तान की मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी का इंतकाल हो गया है, 74 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। पेशावर वो नर्स थी और ईदी फाउंडेशन की बानी भी थी। हुकूमत ने उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा था, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाकिस्तान के अंदर दिया जाता है। और बिल्किस ईदी मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी की मरहूम की अहलिया थी, जिनका इंतकाल 2 बरस कबल हुआ था। और पाकिस्तान की माँ के नाम से भी बिल्किस ईदी को जाना जाता था। चूँकि इनके शौहर के जाने के बाद इन्होंने बिल्किस ईदी, जहाँ पर ये उन सभी लोगों की जो लावारिस थे, उन सभी खवातीन की जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की किसी हिस्से से अगर पाकिस्तान जाती थी तो उनका कोई उन्हें देखने वाला नहीं होता था। लेकिन ईदी फाउंडेशन जो थी और उसमें चाइल्ड केयर हो या फिर उनकी माओं को देखना हो, दीगर खवातीन को देखना हो, तो ईदी फाउंडेशन 2 तरह के फाउंडेशन ये काम करती थी। एक इससे पहले अब्दुल सत्तार ईदी जो पाकिस्तान के अंदर एम्बुलेंसेज चलाकर भी मरीजों और तीमारदारों के लिए काफ़ी वक्त से खिदमत अंजाम दे रही थी। लेकिन साथ ही साथ अब बिल्किस ईदी फाउंडेशन की बानी बिल्किस का खुद भी इंतकाल हो गया है, जिस पर पाकिस्तान और भारत समेत कई अहम शख्सियात ने इजहार अफसोस भी किया है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा करते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के बीच, जहां पर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बीच भारत का मौक़िफ़, भारत के मुसलसल बयानिए पर दुनिया भर के अंदर तज़किरा है। और इस मामले पर अब जाकर एक नामवर सहाफ़ी, हिंदुस्तानी नज़ाद अमरीकी सहाफ़ी का बयान सामने आया। और यूक्रेन के मामले पर जब अमेरिका और रूस आमने सामने है, दुनिया भर की नज़रें इन दोनों ममालिक पर हैं, तो भारतीय नज़ाद अमरीकी सहाफ़ी फरीद ज़करिया का एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान बयान आया कि भारत आज के वक्त में इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है और काफ़ी ताकतवर भी है। रूस हो, मगरबी ममालिक हो, दोनों से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए भारत इतना अहल है कि वो चीज़ें आसानी से संभाल सकता है। ये इंटरव्यू उस वक्त उनका सामने आया जब सबकी नज़रें इस चीज़ पे थी कि अगले कुछ दिनों के दौरान यूक्रेन में जो इस वक्त जंगज़दा इलाके हैं, उन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के अमेरिकी सदर जो बाइडन अब अमेरिका से यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। और रूस की जानिब से भी भारत पर कभी पहले तेल लेने का ऑफर किया गया और उसके बाद अमेरिका भी आगे आया और भारत के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने और रास्ते आसान करने के लिए गुज़श्ता दिनों एक मीटिंग हुई। और ये भी कहा जा रहा था कि भारत की तरफ से जिस तरह से मौक़िफ़ अपना रखा गया है इस जंगी सूरत हाल पर, और रूस के साथ भी ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहेगा, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहुत बेहतर है। और जहाँ पर असले की ख़रीदो फ़रोख्त का मामला है तो इस एतबार से या दिफाई एतबार से रूस के साथ काफ़ी बेहतर ताल्लुकात है। इस सारी सूरत हाल को बहुत करीब से देखने वाले फरीद ज़करिया, जिनका बयान
वजाहत करते हुए इस पर बताता है कि भारत दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर रख सकता है इस सूरत हाल में भी जब दोनों आलमी ताकतें आमने सामने हैं। यानी फरीद ज़करिया का मानना है कि भारत इंतहाई मजबूत पोजीशन में इस वक्त है। मोर पावरफुल इंडिया इसको कहा है, मैं कोट अनकोट करके कहूँगा, इंडिया मोर पावरफुल टुडे। यानी आज के दिन में भारत इंतहाई मजबूत है और मजबूत खारजा पॉलिसी में भी है और दाखिली पॉलिसी में भी है। और यही वजह है कि अमेरिका जैसे मुल्क ने जब दबाव डालने की कोशिश की तो भारत ने अपना मौक़िफ़ जिस तरीके से दुनिया के सामने रखा और जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के मामले में एक बीच की लाइन लेते हुए आगे बढ़ा, उसकी वजह यह है कि दुनिया भर के अंदर अब कद जो है वो अमेरिका के बाद अगर किसी का बढ़ रहा है वो भारत का बढ़ रहा है। एक तरफ से ये कहा गया और दूसरी तरफ से ये भी साफ कर दिया फरीद ज़करिया के इस तज्ज़िये ने कि यूक्रेन फसादात के अंदर जब इसे एक नई जंग का आगाज़ हुआ है, इसमें इक़्तिसादी तौर पर जब पूरी दुनिया पर आप नजरें डालते हैं, इसमें भी भारत ने अपनी बिजनेस पॉलिसी को स्टैंड रखते हुए तिजारत को बरकरार रखा है, जो एक काबिल कदर लीडरशिप ही कर सकती है। फरीद ज़करिया का बड़ा बयान है। अब आते हैं जी आगे, बात ज़रा फटाफट से आपको एक और बड़ी खबर की बताते हैं और बात करते हैं मस्जिद अक्सा के हवाले से। और मस्जिद अक्सा की खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि माह रमज़ान का महीना हो और मस्जिद अक्सा के आसपास एहतजाज और फसाद ना हो, ये सवाल ही नहीं बनता। और पिछले 50 साल के दौरान लगातार इस तरीके की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, मस्जिद अक्सा में दूसरा जुमा जो कि दुनिया भर के अंदर मुसलमानों ने बाजमात नमाज अदा की, और अगर कोई ऐसा खित्ता था जहां पर पुरसुकून माहौल नहीं था, पुरतशद्दुद झड़पें हुई और सूरत हाल इतनी ख़राब हुई कि कंपाउंड के अंदर और मस्जिद में दाखिल होकर इजरायली फोर्सेस फायरिंग करें, ऐसी सूरत हाल पिछले 24 घंटों के दौरान बनी। अब जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं, चूँकि यरूशलेम की मस्जिद के अंदर जब इजरायली फोर्सेस दाखिल हुई, नमाज लोगों की तरफ से अदा की जा रही थी, तो उस वक्त फायर ओपन हुआ और जो इतलात हैं कि वो जो उन हथगोलों का भी इस्तेमाल हुआ है जो आमतौर पर आप देखते हैं कि मुल्क के अंदर कहीं अटैक होता तो कहा जाता है हैंड ग्रेनेड फेंके गए, उस नवीयत के हमले भी कल मस्जिद अक्सा के अंदर देखने को मिले। और अभी तक की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक तकरीबन 92 के करीब जो फ़लस्तीनी शहरी हैं, जो नमाजी हैं, वो ज़ख्मी हुए हैं इन झड़पों के दौरान। और जो बताया जाता है कि रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विस का जो बयान सामने आया है उसमें 67 फ़लस्तीनी ऐसे हैं जिनको पैलेट्स लगे हैं, जिनकी गर्दन और सर के आसपास गोलियां लगी हैं। प्लास्टिक की गोलियों का इस्तेमाल भी इनके खिलाफ हुआ है। दूसरा, रबड़ की गोलियों के साथ साथ जिन ग्रेनेड्स का इस्तेमाल हुआ है, इनमें कुल मिलाकर परसों शाम से कल जुमा का दिन सुबह फज्र से हिंदुस्तानी वक्त के शाम 6 बजे तक के जो तफसीलात आ रही हैं वहां से तकरीबन 6 शहरियों की मौत भी हुई है। इसमें एक शहरी को पहले टारगेट किया गया था और उसके बाद 5 मजीद लोगों की मौत हुई, लेकिन 100 के करीब शहरी जख्मी होने की अब तफसीलात भी सामने आ रही हैं, जिनमें 67 शहरियों की अब भी सूरत हाल जो है वो उनकी हालत कशीदा बताई जा रही है और इस वक्त सारे के सारे लोग अस्पताल में। लेकिन सिचुएशन अभी पूरी तरीके से थमी है। आज जब सुबह हम ये खबर आपको बता रहे हैं तो ये भी इतलात हैं कि नमाज फज्र के बाद कल जो झड़पें शुरू हुई थी, आखिरी इतलात मिलने तक वो जारी है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान सामने आया और उसमें यह कहा गया है कि जनाब ज़बरदस्ती कुछ नौजवान जो है वो हमास का झंडा लेकर उस मुतनाज़ा जगह पर खड़े हुए जो जहां पर ऑलरेडी ममानियत की गई थी और उसके बाद नाराबाजी शुरू की और नाराबाजी के साथ पथराव हुआ, जिसको देखते हुए फोर्सेस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी और जिसमें ये सारा मामला जो है वो कल पेश आया है। ये खबर जनाब मस्जिद अक्सा की तस्वीर आपके सामने है। दुनिया भर के मुस्लिम मजहबी पेशवाओं ने इस पूरे मामले की जहां मजम्मत की है, वहीं पर अमन बरकरार रहे, इस हवाले से भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम कल जुमे के बाद किया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात रहा जम्मू कश्मीर की। अब शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताते हैं कि मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है। पूरी दुनिया के अंदर जहां मौसमियाती तब्दीली का खासा असर इस वक्त देखने को मिल रहा है, वहीं पर जम्मू कश्मीर भी इससे दूर नहीं है, क्योंकि गर्मी का सामना करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग जो पिछले कई दिनों से देख रहे थे गर्मी का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। अब खबर ये है कि महकमे मौसमियात ने जो पेशगी इतला दी है कि 19 से 20 तारीख तक एक बार फिर बारिशों का सिलसिला पूरी वादी कश्मीर के अंदर हो सकता है और मगरिबी हवाओं का जो दबाव और असर आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है वो 19 तारीख की रात से लेकर 20 तारीख के बाद दोपहर तक रह सकता है। यानी 19 शाम से लेकर 20 दोपहर तक, यानी पूरी रात और आधे दिन तक ये बारिशों का सिलसिला जो है वो चल सकता है और इस सिलसिले में ये पेशगी इतला जो है वो दे दी गई है। इधर महकमे मौसमियात का मानना है कि
बारिशों में कमी की वजह से आने वाले दिनों में कई अहम चीज़ें जो है वो और भी देखने को मिलेगी, क्योंकि पानी की किल्लत के साथ साथ खेत खलिहानों में काम करने वाले लोगों को भी गुनागो मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इधर आपको याद होगा कि सिर्फ चंद दिन पहले जब बूंदाबांदी शहर के अंदर हुई थी तो ओले गिरे थे जी पहाड़ी इलाकों के अंदर, बालाई इलाकों के अंदर, जिसकी वजह से फसलों को, खड़ी फसलों को और मेवादार दरख्तों को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसके बाद महकमा के जिम्मेदारों ने कई इलाकों का मुआयना भी किया, दौरा भी किया और अपनी तरीके से गाइडलाइंस भी जारी की है। इसमें कुल मिलाकर आप देखेंगे तो रात के दौरान कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने की इतलात है, लेकिन जम्मू के अंदर गर्म हवाओं से आज फिर से लोगों को परेशानी होने वाली है। यानी जो टेम्परेचर अभी तक आप देख रहे थे कि तकरीबन 40 को टच कर रहा था, वो और भी बढ़ने वाला है। दूसरी बात यह है कि गर्मी की शदीद किल्लत के साथ साथ एक और परेशानी, बिजली मुख्तलिफ इलाकों से इतलात हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर, सांबा, कठुआ और जम्मू उधमपुर तक कि जहां तय शेड्यूल के मुताबिक भी बिजली अभी तक ना मिलने की वजह से गर्मी इस वक्त ज़्यादा सता रही है। अब जाकर बारिश का इम्कान है, लेकिन 19 तारीख के बाद ये एमईटी की जानिब से कह दिया गया है जम्मू सूबे के अंदर, कश्मीर वादी के अंदर जहां रात का दर्जा हरारत है उसमें थोड़ी गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है, थोड़ी सी राहत की खबर है और मजीद बूंदाबांदी की इतलात भी हैं, जिससे आज बताया जाता है कि दोबारा धूप तो निकलेगी लेकिन ठंडी हवाएं वादी के अंदर चंद एक इलाकों में ज़रूर चल सकती हैं। जम्मू के अंदर गर्म हवाओं का असर देखा जा सकता है। जो जून जुलाई में इन 2 महीनों के दौरान गर्मी पड़ा करती थी, वो आज के वक्त में टेम्परेचर तकरीबन 30 के पार ले जाकर गर्म हवाएं परेशानी का सबब बन रही हैं। इस सब पर नजर रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ इससे पहले हम ब्रेक पे जाएं, जरा आपको बात सयाहों की भी बताते हैं, चूंकि वादी कश्मीर के अंदर सबकी नज़रें, और कल के प्रोग्राम में भी हमने आपको बताया था कि ट्यूलिप गार्डन समेत हो, पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, दीगर सयाहती मकामात हो, जहां पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि आने वाले दिनों के अंदर गर्मी के दौरान भी कुछ फेस्टिवल्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और सोनमर्ग समेत तमाम इलाकों के अंदर जहां जहां इस वक्त बर्फ हटाने के बाद रास्ते साफ हैं, जहां सयाह अब जा रहे थे, उन एरियाज के अंदर बड़ी तादाद में आज के वक्त में सयाह मौजूद हैं। और ये जो पूरा विंटर सेशन गुजरा है जम्मू कश्मीर के एतबार से काफ़ी अहम रहा है और काश्तकारी के सीज़न के हिसाब से, चूँकि पिछले 2 दिन पहले जो बारिश हुई है वो तकरीबन 36 दिनों के बाद यूनियन टेरिटरी के तमाम अजला में हुई है, जिससे वो जो खुश्की काफ़ी वक्त से थी वो ख़त्म हुई और काश्तकारी के लिहाज से काफ़ी अहम थी। इधर श्रीनगर के अंदर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिलखुसूस जो सबकी नज़रें ट्यूलिप गार्डन पर हैं, आज 4 लाख का फिगर इंतजामिया के बकौल लगभग टच कर जाएगा, जहां सयाह सिर्फ मार्च के महीने में 4 लाख, मार्च और अप्रैल के इन 10-15 दिनों के अंदर 4 लाख के इस फिगर को टच करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ परेशानी ये आ रही है कि शहर श्रीनगर में भी जो लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ से कल भी शिकायत की गई कि चंद एक इलाकों में जहां पर उनसे इजाफी रकम वसूली जाती है, जिसके लिए हमने कल भी आपको बताया था कि डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से कुछ टीमें भी तश्कील दी गई, जिनमें मॉनिटरिंग टीमें हैं और अलग अलग इलाकों के अंदर सभी लोगों को जो इस शोबे से वाबस्ता हैं वो सयाहों को कहीं लूटे ना, कोई पैसा इजाफी उनसे ना लिया जाए, इसके लिए इंतबाह भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्च और अप्रैल के ये 15 दिन इस लिहाज से अच्छे हैं, तकरीबन 4 लाख सयाह सिर्फ श्रीनगर के अंदर आज के वक्त में जमा होने जा रहे हैं। चलिए जी, ये तो सयाहत की बात ही, अब जरा हिसाब किताब की भी आपको बात बताते चले और अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से हमारी रियासत के अंदर है, यूनियन टेरिटरी के अंदर है, वो जरा आज के दिन बता दें आपको, क्योंकि अभी तक हम आपको बैक में क्या चल रहा था, यानी साल 2018-19 में क्या कुछ हुआ था, उस हवाले से पिछले कई दिनों से खबर बता रहे थे। आज आपको बात बताएंगे साल 2020 में भी सरकार ने जवाबदेही का मादा नहीं है, यानी जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कुर्सी पर है और दिल्ली से हर एक फैसले सुनाए जाते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी का फुकदान आज के दिन में भी है। और कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल की जो ताज़ा तरीन बात सामने आई है और मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने जिस खबर को बड़े पैमाने पर लिया है वो यही है कि बरसों से अहम शोबों में ऑडिट ही नहीं हुआ है, एक तो ये है, और जम्मू कश्मीर हुक्काम को जवाबदेह बनाने के लिए अशद इक़दाम उठाए जाए, ज़रूरी इक़दाम उठाए जाए। कैग ने अपनी बात सामने रखी है और कैग का ये मानना है कि अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और जो यूसीज देनी थी, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो सबमिट करनी थी, कम से कम 2205 काम ऐसे हैं जिन पर 10,441 करोड़ रुपया सर्व किया गया है, सरकार की तरफ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेटें नहीं दी गई है। जो सीएजी का ताज़ा तरीन मामला सामने आया है, सीएजी ने जो एतराज़ात और सवालात उठाए हैं वो स्टेट फाइनेंस को लेकर है, जहां पर सीएजी का मानना है कि 2205 यूसीज जिसके ऊपर तकरीबन 10,441.58 करोड़ रुपया
खर्च किया गया आउटस्टैंडिंग है जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके साथ साथ 1370 यूसीज जिन पर 59,72,000 से ज्यादा करोड़ रुपया जो है वो आउटस्टैंडिंग है। एक साल के दौरान इनकी यूसीज अभी अनामतलूब है। और ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेटें वो होती हैं कि जहां पर आप दोबारा फंड रेज कर सकते हैं, यानी आप सरकार को कहते हैं कि देखिए आपने हमें इतना पैसा दिया, ये खर्च हो गया, ये है जी उसका हिसाब किताब, और मजीद फंड इसमें दे दीजिए। ये दो अमाउंट जो हमने आपके सामने रखे, 10,441 करोड़ रुपए की अभी तक यूसीजी नहीं आई है, ये सीएजी का मानना है। और डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप को जब आप देखते हैं, जहां पर आउटस्टैंडिंग यूसीज की शो की गई है, तकरीबन 86.53% टोटल अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है, उनमें महकमा सयाहत का नाम भी है, हेल्थ का नाम है, एग्रीकल्चर का नाम है, हाउसिंग का नाम है, और उसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल है। फाइनेंस रूल्स को बालाए ताक रखा गया, और जब ग्रांट्स प्रोवाइड की गई ऑन स्पेशल पर्पस के लिए, यूसीज जो देनी थी डिपार्टमेंट को, उस हवाले से डिपार्टमेंट को वो वेरिफिकेशन और यूसीज फॉरवर्ड करनी थी ऑडिटर जनरल को 18 महीनों के अंदर अंदर, जब से वो रकम उन्हें दी गई थी, सैंक्शन हुई थी। लेकिन तब से लेकर जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले तक ये मामला जो है वो इल्तिवा में ही था, और सरकार ने किसी तरीके से वो यूसीज जो है वो आउटस्टैंडिंग यूसीज जो थी वो नहीं दी थी। अब ये कहाँ का मामला है? 30 अक्टूबर 2019 से अब आप इसको शुरू कीजिएगा, 2020 को भी इसमें रखिएगा, और ये तब का मामला है। और कुछ मामले तो उससे पहले की भी है, यानी साल 2018-19 और उससे पहले के भी है, जहां पर यूसीज आज तक भी नहीं दी गई है। सीएजी का मानना है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इन सभी मामलों पर संजीदा होना चाहिए, तभी जाकर मामला जो है वो बेहतर हो सकते हैं। एक और दूसरी बड़ी बात उनका ये मानना है कि शक शुबहात है जी, जब सरकारी कारिंदे और सरकारी अमला हिसाब किताब को देने में लैतुलैल करे, तो इसमें जो सीधा शक जाता है वो मिस एप्रोप्रिएशन का जाता है, और इस शक को दूर करने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सामने आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यूसीज वाला मामला, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मामला, प्लानिंग का मामला है, और लगातार हम आपको बता रहे थे कि पिछले कई सालों से जो कई इदारे ऐसे भी थे जहां पर हिसाब किताब ही नहीं था, वहीं पर अब यह खबर भी है कि रियासती इंतजामिया यूसी देने में भी नाकाम हुई है, जिसकी वजह से मजीद फंडिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटा सा ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सत्यपाल मलिक साहब क्या कुछ कह रहे हैं, और उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपने छुट्टी पे जाना है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप है, तो आपको क्या कुछ हुक्मनामे से गुजरना होगा, और भी कुछ आया चाहता है आपके सामने। लेकिन पहले छोटा सा तिजारती वक्फा।